बंगले वाले मायके में नौकरानी, झोपड़ी ससुराल में रानी वाली इज्जत। आज भास्कर जी के यहाँ मीटिंग रूम में उनके शुभ चिंतकों की मीटिंग लगी है। शायद किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। तभी वहां सलवार सूट पहने रचना पानी लेकर पहुंचती है। पापा, पानी। यहीं रख दो और जाओ। रचना पानी रखकर हॉल में जाती है, जो फुली फर्निश्ड और लेटेस्ट इंटीरियर किया हुआ है। हॉल में रखे सोफे में ट्रेडिशनल वेयर में बैठी उसकी शोभा। तुम मीटिंग रूम में किससे पूछ कर गई थी? मम्मी, मैं तो बस पानी देने गई थी। आपने ही तो कहा था कि घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें पानी देना। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तेरे पापा के फ्रेंड्स के सामने जाना। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। तेरे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बार तो तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुझसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। रचना कहाँ है? मेरा काम हुआ कि नहीं? जाके देख, तेरा भाई किस काम की बात कर रहा है। रचना अपने भैया अनिल के रूम में जाती है, जिसका इंटीरियर भी हॉल की तरह ही है। उसकी भाभी सावित्री बेड पर सो रही है और अनिल कोट पैंट पहने शूज पहन रहा है। मैंने तुझसे अपने ऑफिस का जो फाइल वर्क करने को कहा था, वो हुआ या नहीं? बस भैया, वो थोड़ा सा ही बाकी है, अभी थोड़ी देर में करके देती हूँ। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। घर वालों की इज्जत तो तूने नीलाम कर ही दी है। अब क्या चाहती है, एक बार फिर मेरी बेइज्जती हो जाए? अगर आज ऑफिस में समय से वो फाइल सबमिट नहीं हुई तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा, तुझे पता भी है? भैया आप शांत रहिए, मैं सिर्फ 10 मिनट में वो फाइल कंप्लीट करके लाती हूँ। रचना अपने अस्त व्यस्त पुराने से इंटीरियर वाले रूम में जाकर फाइल कंप्लीट करने लगती है। मेरी साड़ी अभी तक प्रेस नहीं हुई है। रात में मैंने कहा था ना, सुबह मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है तो मेरी साड़ी प्रेस करके रख देना। बस भाभी, अभी 5 मिनट में करती हूँ। फाइल कंप्लीट करके रचना एक बार फिर अपने भैया के रूम में जाती है, जहाँ सूट बूट पहने उसके भैया और नाइट ड्रेस में उसकी भाभी। एक काम भी ढंग से नहीं होता। भाभी आप गुस्सा मत करिए, बस 5 मिनट में आपकी साड़ी प्रेस करती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। मेरी एक गलती और कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। जो भाभी मुझे ननद जी कहती थी, अब वही मेरा नाम भी मजबूरी में लेती है। जब तक रचना सावित्री की साड़ी प्रेस कर रही होती है, तब तक भास्कर की मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी पॉलिटिशियंस वहां से चले जाते हैं और भास्कर जी हॉल में आकर सरोज के पास बैठ जाते हैं। क्या निष्कर्ष निकला मीटिंग का? निष्कर्ष क्या निकलना था? 20 साल पहले जो शुरू हुआ था, अब एक बार फिर से नए सिरे से उसकी शुरुआत करनी होगी। जिस बेटी पर हमें इतना गर्व था, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि काश मैंने उसे पैदा होते ही। आखिर रचना ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसकी माँ उसके बारे में इतना बुरा सोच रही है? वो आपको पता चल ही जाएगा। सावित्री की साड़ी प्रेस करने के बाद रचना किचन में झूठे बर्तन साफ कर रही थी कि तभी, दीदी मेरा प्रोटीन शेक बनाकर ला दो। घर के जिम की ट्रेडमिल में वर्कआउट कर रही सरोज को रचना प्रोटीन शेकर में प्रोटीन शेक देती है। प्रोटीन शेक बनाने में इतनी देर लगती है क्या दीदी? सरोज, वो मैं बस अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, एक्सरसाइज करने दो, जाओ यहाँ से। सरोज, कुछ दिन पहले तक हम दोनों बहनें इसी जिम में एक साथ वर्कआउट किया करती थी। तुम भी इतना बदल जाओगी मैंने कभी सोचा ना था। वैसे ठीक ही है, मैंने तुम सबका दिल दुखाया है तो मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। जो काम कुछ दिन पहले तक घर के नौकर करते थे, वो काम अब रचना अकेली कर रही थी। जैसे कार वॉश करना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, गमले संवारना, गार्डन साफ करना और खाना भी बनाना। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके पापा ने घर के नौकरों को काम से निकाल दिया। घर का सारा काम अकेले ही करने के बाद रचना अपने कमरे के बेड पे लेटी हुई। काश मैं उससे मिली ही ना होती। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार की बदनामी हुई और मेरे पापा इलेक्शन भी हार गए। उसी दिन शाम को हॉल में बैठे रचना के मम्मी और पापा पास ही खड़ी रचना से, मेरे ताऊ जी की पोती की शादी है गांव में, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। वहां किसी को भी नहीं पता कि रचना ने क्या कांड कर दिया है। रचना किसी को कोई शक ना हो, इसीलिए मजबूरन तुझे भी साथ ले जाना होगा। तेरे ताऊ जी एमएलए हैं, वहां बहुत सारे पॉलिटिशियंस और मीडिया के लोग भी होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रचना को मेरे या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ देखे। इसलिए ध्यान रहे कि तू हम सबसे दूर ही रहना। हो सके तो तू वहां कमरे से बाहर ही मत निकलना। मैं ताऊ जी से बोल दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। ठीक है, आपने जो भी कहा मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन भास्कर अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेडिशनल कपड़े पहने अपने ताऊ जी के गांव उनकी पुश्तैनी आलीशान हवेली पहुंचते हैं, जो कि पीले गेंदे के फूलों की माला से सजी हुई थी और हवेली के सामने रंग बिरंगे गुलाबों की रंगोली बनी हुई थी। हवेली के दरवाजे पर भास्कर जी के ताऊ ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहने पगड़ी लगाई। आओ आओ, स्वागत है तुम सबका।
तुम सब सफर से थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। कल से शादी की रस्में शुरू होंगी, तुम सबको ही रंग जमाना है। वीरेंद्र प्रताप जी भास्कर जी और उनके पूरे परिवार को एक रूम तक ले जाते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसका पूरा परिवार शादी के फंक्शन में बिजी हो जाते हैं। रचना अकेली कमरे में फ्रॉक सूट पहने बैठी सब लोगों की मस्ती भरी आवाजें और शादी वाला म्यूजिक सुनकर, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। अनिल भैया की शादी में कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था, लेकिन आज मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी रचना की नजर खुली खिड़की पर पड़ती है। वो उस खिड़की से निकलकर सब लोगों की नजरों से बचकर हवेली के पीछे से नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। वहां रख के एक पत्थर पर बैठकर रचना नदी में कंकड़ फेंकने लगती है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हवेली में नहीं हूँ। वहीं पास ही बकरियां चरा रहे पुरानी शर्ट और पैंट पहने मनोज की नजर रचना पर पड़ती है। अचानक रचना का पैर फिसलता और वो नदी में गिर जाती है। मनोज तुरंत नदी में कूदकर डूब रही रचना को नदी से बाहर निकाल लेता है। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? तुम कौन हो? तुमसे मैं अभी कुछ देर पहले ही मिली हूँ और तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी है? रचना मनोज की बातों से चिढ़कर वहां से चली जाती है। ये लड़की इस गांव की तो नहीं लगती। ओह, अब समझा, विशाखा की शादी है, जरूर ये वहीं आई होगी। लेकिन शादी के फंक्शन छोड़कर ये यहाँ क्या कर रही थी? अगले दिन भी रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसके सभी घरवाले विशाखा की हल्दी रस्म में शामिल हो जाएंगे और शरारा पहने उदास रचना खिड़की से कूदकर सबकी नजरों से बचती हुई गांव के बाहर वाले आम के बगीचे तक चली जाएगी, जहां पर बकरियां कटीली झाड़ियों की पत्तियां खा रही थी। कितना सुकून है यहाँ पर, ना कोई शोर है और ना ही शक और नफरत भरी नजरें। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही सुकून भरी जगह पर बिता सकती हूँ। तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ की डाली पर लटक रहे झूले पर पड़ती है। वाह, झूला! एक्साइटेड होकर रचना भागकर झूले के पास जाती है, उस पर बैठकर झूलने की कोशिश करने लगती है। तभी पिछले दिन वाले कपड़े पहने मनोज पीछे से उसे झूला देने लगता है। मनोज को देखकर रचना, तुम आखिर हो कौन और बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? और मेरे बिना बोले मुझे झूला क्यों झुला रहे हो? कल भी तुमने मेरे बिना बोले ही मुझे नदी से बाहर निकाल लिया था। अगर मैं तुम्हें नदी से बाहर न निकालता तो तुम डूब जाती। तैरना आता है मुझे, ओके? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे लगा तुम्हें तैरना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ना तुम मेरे बारे में जानते हो और मेरे बिना बोले ही मेरी मदद करने लगते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मनोज रचना को झूला देने लगता है। रचना कुछ बोले बिना ही झूले से उतरकर वहां से वापस अपने बड़े दादा के घर चली जाती है। अगली सुबह नाइट ड्रेस पहने हवेली की बालकनी में खड़ी रचना आंगन में लगे मंडप को देख रही थी। आज शादी का दिन है, दोपहर तक बारात भी आ जाएगी। सब बारातियों के स्वागत सत्कार में लगे होंगे और मैं कमरे में अकेली। तभी उसके पिता भी नाइट ड्रेस में ही वहां आकर, रचना यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। रचना वहां से पलटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर सर में फूल की टोकरी रखे टी शर्ट और पैंट पहने मनोज और फ्रॉक पहने उसकी बहन गौरी पर पड़ती है। अरे ये तो वही लड़का है, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? खैर जो भी हो, मुझे क्या करना है, जल्दी से यहाँ से जाती हूँ। अगर इसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रचना ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही बारात आने से पहले ही रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसके सभी घरवाले बारात के स्वागत की तैयारी करने चले जाते हैं और रचना भी मौका पाकर सलवार सूट पहनकर खिड़की से निकलकर सबकी नजरों से बचकर आम के बगीचे में पहुंच जाती है। करो जिसे जो करना है, मैं तो आज पूरा दिन इसी आम के बगीचे में सुकून से झूले पर बैठी रहूंगी। बस कल की तरह वो लड़का भी यहाँ ना आ जाए। रचना झूले के पास पहुंचकर देखती है कि झूले पर पहले से ही मनोज बकरी का मेमना लिए बैठा है। तू मेरी जान है, कितना प्यारा है तू बड़ा मत होना, ऐसे ही गोलू मोलू रहना मेरा गोलू मोलू। रचना दूर खड़ी मनोज को मेमने को प्यार करते हुए देखकर, वैसे ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है, बेवजह ही मैं इसे डांट देती थी, लेकिन क्या करूं, एक गलत इंसान की वजह से मुझे सभी लड़कों से नफरत सी हो गई है। रचना को खड़ा देखकर मनोज, क्या सोच रही हो? तुम्हें भी झूला झूलना है तो आ जाओ। अच्छा ठीक है, आज तीसरी बार है जब तुम मुझे मिल रहे हो, तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला मनोज हूँ और बकरियां चराता हूँ। नदी किनारे मेरी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें मैं अपने माता पिता और एक प्यारी सी बहन के साथ रहता हूँ। और तुम?
मैं हूँ रचना और रुको रुको, पहले झूले में बैठो, उसके बाद अपने बारे में बताना। मनोज झूले से उतरकर रचना को झूले पर बिठाकर उसे झुलाने लगता है। अब बताओ। मैं यहाँ विशाखा की शादी में आई हूँ, कल ही शायद वापस चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम विशाखा की शादी में आई हो, लेकिन उसकी शादी तो आज है और बारात भी आ गई होगी, तो तुम वहां की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? उसकी वजह दिल तोड़ने वाली है। अगर किस्मत ने हमें फिर मिलाया तो आराम से बैठकर बताऊंगी। ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें मेरा गांव कैसा लगा? मैंने अभी तुम्हारा पूरा गांव देखा ही कहाँ है जो बताऊं? तुमको कल वापस यहाँ से चले जाना है, तो कहो तो मैं आज तुम्हें अपना पूरा गांव घुमा देता हूँ। तुम मेरे लिए अनजान हो। भला एक लड़की एक अनजान लड़के के साथ अकेले कहीं कैसे जा सकती है? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। भरोसा तो मुझे अपने आप पर भी नहीं है, क्योंकि मैंने जिस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था उसी ने मुझे धोखा दिया। तभी वहां मनोज की बहन गौरी आ जाती है। चलो दीदी, मैं हूं ना आपके साथ, ये मेरे भैया हैं। अरे गौरी, तू कब आई? जब आप इन दीदी से बात कर रहे थे तभी मैं आ गई थी, लेकिन आपने मुझे देखा ही नहीं, तो पेड़ के पीछे छुपकर आप दोनों की बातें सुनने लगी। बड़ी बदमाश हो गई है तू। अगर तुम्हारी बहन भी हमारे साथ होगी तो मैं जरूर तुम्हारा गांव देखूंगी। मनोज सबसे पहले गौरी के साथ रचना को गांव के झरने के पास ले जाता है। रचना जी बताइए, ये झरना कैसा लगा आपको? मैं इससे बड़े बड़े झरने देख चुकी हूँ, ये कुछ खास नहीं है, कोई दूसरी जगह दिखाओ। मनोज गौरी के साथ रचना को पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और अपना गांव दिखाकर। अरे बताइए रचना जी, आपको ये नजारा कैसा लगा? कुछ खास नहीं है, मैं इससे ज्यादा ऊंचे पर्वतों से नजारे देख चुकी हूँ। अच्छा, तो आओ मेरे साथ। मनोज गौरी के साथ रचना को नदी के किनारे उसी पत्थर के पास ले जाता है जिसे फिसलकर रचना गिरी थी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने ही वाला था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? डुबाकर मारने का इरादा है क्या? अरे नहीं रचना जी, आप बस थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मनोज रचना और गौरी को अकेला छोड़कर वहां से भागकर जाता है और कुछ देर बाद पके आम लेकर वापस आता है, पत्थर की तरफ इशारा करते हुए। आप इस पत्थर पर बैठकर ये आम खाइए। लेकिन क्यों? अरे जो कहा है वो करिए तो। रचना मनोज से आम लेकर पत्थर पर चढ़कर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। तभी मनोज डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करके, रचना जी वो देखिए, इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह। वाओ, सो एलिगेंट। इससे ज्यादा खूबसूरत सनसेट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। एलिफेंट दीदी, आपको हाथी कहाँ दिखा? अरे एलिफेंट नहीं, वो खैर छोड़ो। मुझे इतनी खूबसूरत मेमोरीज देने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर रचना वापस हवेली चली जाती है। मनोज और गौरी भी बगीचे में चल रही बकरियां साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। धूमधाम से विशाखा की शादी हो जाती है। उसी शाम उसकी विदाई भी हो जाती है। लेकिन इन 3 दिनों में रचना के हवेली में न होने की भनक किसी को भी नहीं लगी। अगले दिन सुबह हवेली के हॉल में अपने घर वापस जाने के लिए रेडी होकर खड़ी रचना और उसका पूरा परिवार। भास्कर जी उनकी ट्रेडिशनल पोशाक पहने वीरेंद्र प्रताप जी के पैर छूकर। अच्छा ताऊ जी, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अरे मेरी पोती कल ही विदा हुई है और आज तुम सब भी जा रहे हो। ये घर सूना सूना लगेगा। क्या करें ताऊ जी, जाना तो होगा ही। तो तुम एक काम करो, अपनी बेटी को यहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ जाओ। न चाहते हुए भी भास्कर जी रचना को ताऊ जी के पास छोड़ जाते हैं। रचना अपने बड़े दादाजी के पास रुककर खुश थी, क्योंकि वो उनसे छुपकर सबकी नजरों से बचकर मनोज से मिलती, उससे बातें करती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रचना मनोज के साथ रहकर अपने सारे दुख और परेशानी भूल जाती है और अपना पास्ट भी। फिर एक शाम नदी किनारे बैठे रचना और मनोज, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शायद अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रचना? मैं कल घर वापस जा रही हूँ और फिर शायद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर रचना मनोज को गले से लगा लेती है। अगले दिन दोपहर को रचना अपने घर वापस आ जाती है, जहां वो सबसे पहले किचन में खाना बनाती है, फिर अपनी मम्मी पापा को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है, फिर पूरे घर की साफ सफाई करके गमले संवार के गार्डन साफ करती है। तब तक शाम हो जाती है। अकेले इतना सारा काम करके भूखी और थकी हुई रचना डाइनिंग हॉल में बैठी खाना खा रही थी। तब भी वहां कॉलेज से सरोज आती है। खाना बाद में खा लेना, पहले जल्दी से मेरा प्रोटीन शेक बना दो। तभी सावित्री भी चैरिटी फंक्शन से वापस आ जाती है। तुम इस वक्त खाना खा रही हो, खाना बाद में खा लेना, पहले एक काम करो, मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। अनिल भी ऑफिस से घर वापस आकर, रचना मेरे लिए कॉफी बना दे, और हाँ
जल्दी। अपना अपना काम बताकर वो तीनों वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रचना मुंह का निवाला छोड़कर सबका कहा करने किचन की तरफ जाती है। सरोज को उसके कमरे में प्रोटीन शेक, सावित्री और अनिल को उनके कमरे में ग्रीन टी और कॉफी देकर रचना फिर से डाइनिंग हॉल में वापस आकर खाना खाने बैठती है। रचना, मेरा कुर्ता पजामा प्रेस कर दे, मुझे पार्टी मीटिंग में जाना है। अभी करती हूँ पापा। तभी वहां शोभा जी आकर, मैं अभी किचन से आ रही हूँ। किचन कितना गंदा है, तूने किचन साफ नहीं किया और यहाँ खाना खा रही है। मम्मी, खाना खाकर मैं वही करने वाली थी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, डिनर भी बनाना है। किचन के सिंक में रखे गंदे बर्तन साफ कर रही रचना। यहाँ किसी को अब मेरी परवाह नहीं है, मैंने खाना खाया या नहीं, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। और एक वो था, उस शाम हाफता हुआ मनोज नदी किनारे बैठी रचना के लिए जलेबी लेकर आता है। ये देखो रचना, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ। वो तो ठीक है, बट तुम हाफ क्यों रहे हो? जलेबियां ठंडी न हो जाए इसलिए हलवाई की दुकान से भागता हुआ यहाँ तक आया हूँ। तुम भी ना मनोज, तुम पागल हो। अब उसकी सिर्फ यादें ही बची हैं। थकी रचना जल्दी से बर्तन साफ करके अकेले ही अपने सभी घर वालों के लिए डिनर भी बनाती है और सबको खिलाने के बाद बिना खाई ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी वहां आकर शोभा रचना को जगाते हुए, तू आज इतनी जल्दी सो गई? उठ, तेरे पापा को कल सुबह ही मीटिंग के लिए दिल्ली निकलना है, जल्दी से उनका बैग पैक कर दे। रचना नींद से जागकर, अभी करती हूँ मम्मी। शोभा वहां से जाती है बिस्तर में बैठी हुई रचना। अब इस घर में मेरी किसी को भी कोई परवाह नहीं है, मुझे फैसला करना ही होगा। उस रात रचना अपने बड़े दादाजी के सो जाने के बाद मनोज से मिलने गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो मनोज? हमारे में मजाक कर रहा था बुद्धू। मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तुम कहाँ और मैं कहाँ, और तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारे घर वाले। मुझे पता है मनोज, तुम मजाक नहीं कर रहे थे। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा है। एक बार प्यार पहचानने की गलती में कर बैठी हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। सोचती हुई रचना शोभा के रूम में जाती है। भास्कर जी बेड पर लेटे हुए थे और शोभा भी बेड पर बैठी ज्वेलरी देख रही थी। ये सभी गहने मैंने कितनी उम्मीद से रचना की शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ तुझे? मैं जानती हूँ कि मुझसे एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने प्यार किया और बदले में मुझे धोखा मिला। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आपने मुझे माना। आखिर तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। भास्कर जी की आवाज सुनकर सरोज, सावित्री और अनिल भी वहां आ जाते हैं। रचना मनोज के बारे में सब कुछ बताती है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हमें इतना बेइज्जत करके भी तुझे चैन नहीं मिला, जो एक बार फिर से वही सब करना चाहती है। तेरी वजह से मैं जीता हुआ इलेक्शन हार गया। जो लोग कभी मेरे सामने नजर नहीं उठा पाते थे, आज वो मेरे सामने सीना तान कर चलते हैं और मुझ पर हंसते हैं। अब तू क्या चाहती है, मैं घर से निकलना ही बंद कर दूं? दीदी, तुम्हें प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यही सब करने के लिए तुम घर से बाहर निकलती हो ना? मैं तेरी शादी उस झोपड़ी में रहने वाले से नहीं होने दूंगा, और तूने उससे शादी करने की जिद की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वैसे भी अब इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। एक जानवर से बदतर मेरे साथ आप लोग सुलूक करते हैं। इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा है आप मुझे मार ही दो। अब जीऊंगी तो मनोज के साथ ही, वरना मरना पसंद करूंगी। तुझे उससे शादी करना है तो कर ले, लेकिन उसके बाद तू हम सब के लिए मरे बराबर होगी। तेरा हमसे किसी से भी कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, इस घर की नौकरानी बनकर रहने से अच्छा है मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूंगी, जहां मुझे प्यार करने वाले लोग होंगे। मनोज रचना से शादी करना चाहता था, सिर्फ रचना के हाँ कहने की देर थी। रचना के मान जाने के बाद, ना चाहते हुए भी रचना के घर वालों ने सिंपल सी लाल साड़ी और श्रृंगार में रचना और सस्ता सा शेरवानी पहने मनोज की शादी अब लोगों से छुपाकर चोरी चोरी मंदिर में करवाकर उसे मनोज के साथ विदा कर दिया। रचना और मनोज झोपड़ी नुमा घर के दरवाजे पर खड़े थे। देहली पर चावल का कलश रखा है। झोपड़ी के अंदर पुरानी साड़ी पहने, हाथ में पूजा की थाली लिए मनोज की मां पुष्पा, फटी शर्ट और पजामा पहने मनोज के पिता दिनेश और फ्रॉक पहने गौरी खड़ी है। वेलकम होम भाभी जी, हमारे प्यारे से घर में आपका स्वागत है। चुप कर, तुझे हर समय मजाक सूझता रहता है। आओ बहू, अंदर आओ। रचना अपने पैर से कलश गिराकर अपनी झोपड़ी ससुराल में पहला कदम रखती है। अगले दिन रचना सिंपल सी साड़ी पहनकर सुहागन का श्रृंगार करके आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर सुबह सुबह खीर बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। और जब वो झूठे बर्तन उठा रही होती है तभी उसकी नंद गौरी भी उसकी मदद करने लगती है। ये क्या कर रही हो मेरी प्यारी ननद?
भाभी जी मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप मुझसे बड़ी हो, अकेले काम करोगी अच्छा नहीं लगता ना। हो छोटी सी लेकिन बातें बड़ी बड़ी। अच्छा ठीक है, वो जूठी ग्लास उठा लो और चलकर बताओ बर्तन साफ करने की जगह कहाँ पर है। गौरी रचना को झोपड़ी के पिछले हिस्से में रखे एक लंबे चौड़े पत्थर के पास ले जाकर, भाभी जी वो रही बर्तन साफ करने की जगह। गौरी रचना की बर्तन साफ करने में मदद करवाने लगती है। मेरी प्यारी ननद तुम रहने दो, मैं सब कर लूंगी। भाभी जी आप ना चुपचाप मेरी बात मानो, मैं इस घर में छोटी जरूर हूँ लेकिन मेरी ही चलती है यहाँ। गौरी की बातों से रचना को अपनी छोटी बहन सरोज की याद आ जाती है। कभी हम दोनों बहनें भी ऐसी ही रहती थी। बर्तन साफ करने के बाद रचना आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। तभी पुष्पा उसके पास आकर उसके हाथ से झाड़ू लेकर, बहू तुम ये क्या कर रही हो, अभी आई हो और आंगन में झाड़ू भी लगाने लगी। ये काम मैं कर लूंगी, तुम अभी आराम कर लो, थकी हुई होगी ना। रचना घर के अंदर चली जाती है। पुष्पा के झाड़ू लगा लेने के बाद रचना आंगन में रखे चूल्हे के पास आकर दोपहर के खाने की तैयारी करती है। वो आलू काट रही होती है कि तभी उसकी सास उसके बगल में बैठकर परात में आटा गूंथने लगती है। ये आप क्या कर रही हो मम्मी जी? बहू तुम अकेले इतने सारे लोगों का खाना बनाकर थक जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हम सब है ना, मिल बांट कर सब काम कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं मम्मी जी, बस मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। हट पगली, जो हुआ उसे भूल जा, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ। इतना प्यार तो मुझे मेरी माँ ने भी नहीं दिया था जितना आपने अभी अभी मुझे दे दिया। तू मेरी बहू नहीं बेटी है, बेटी। और हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपने घर के राजा हैं, और तू यहाँ की रानी। गौरी वहाँ खाली गिलास लेकर आती है। माँ पीने के पानी तो खत्म हो गया। तो बता क्या रही है, जा कुएं से भर ला। मम्मी जी मैं जाकर ले आती हूँ, आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि इस घर में पीने का पानी आता कहाँ से। ठीक है बहू, खेत वाले कुएं से पानी भर लाओ। रचना रस्सी और बाल्टी लेकर खेत वाले कुएं पहुंची थी कि तभी वहां उसके ससुर दिनेश आ जाते हैं। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? ये रस्सी और बाल्टी मुझे दे दे, मैं पानी भर कर लाता हूँ, तू जा घर। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, बहू तू जा घर। रचना घर जाती है। झोपड़ी वाले ससुराल में रचना को रानी जैसा प्यार मिल रहा था, तो वहीं उसके न होने पर उसके मम्मी पापा को उसकी कमी महसूस हो रही थी। अपने घर के हॉल में सभी घर वालों के साथ बैठे भास्कर जी, मैं मानता हूं कि रचना ने गलती की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी जो उसे समझ नहीं पाई। रचना के होते हुए कभी ये घर सोना नहीं लगा। रचना ने जो कुछ भी किया था उसके लिए हमने उसे जरूरत से ज्यादा कड़ी सजा दे दी। उस सजा के हकदार कहीं ना कहीं हम सब भी हैं। प्यार तो किसी को भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, चलकर अपनी बेटी से माफी मांगते हैं, वो जरूर हमें माफ कर देगी। इस बात से अनजान कि उसके घर वाले उसके पास आ रहे हैं। अपने घर वालों को याद करके आंगन में बैठी रचना रो रही थी। पुष्पा उसके पास आकर, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे अपने घर की याद आ रही है। देखना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तभी वहां रचना के मम्मी पापा, भैया, भाभी और छोटी बहन पहुंचती है। रचना अपनी माँ को देखकर उससे लिपट जाती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबका दिल दुखाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। रचना गलती मेरी है जो मैं अपनी हार का जिम्मेदार तुझे मान बैठा। तेरे पापा ने इतने सालों तक मेहनत की और फिर इलेक्शन हार गए तो मैं भी तुमसे गुस्सा थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, गलती हमारी भी कहीं ना कहीं थी। अब हमें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुमसे माफी मांगने चले आए। रचना हम सबको माफ कर दो। दीदी मुझे माफ कर दो। छोटी बहन मैं भी तुझसे माफी मांगता हूँ। ननद जी अपने व्यवहार के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। रचना अपने सभी घर वालों को गले से लगा लेती है और उनके आंसुओं के साथ साथ उनके गिले शिकवे भी बह जाते हैं। इस तरह बंगले वाले मायके में नौकरानी बनकर रहने वाली रचना को झोपड़ी वाले ससुराल में रानी जैसा प्यार मिला और ससुराल जाते ही उसे अपने मायके वालों का भी प्यार मिल गया।